बीइंग ए फिजिकल एजुकेशन टीचर आई वेलकम बैक टू माय चैनल स्पोर्ट्स एंड फैक्ट्स। तो ये जो वीडियो है हम सी यू टी यू जी के लिए कवर कर रहे हैं, जो कि आपको पता है हम जो डेली क्वेश्चन सीरीज करते हैं उसका ये यूनिट 6 का वीडियो है, स्पोर्ट्स इंजरीज और फर्स्ट एड से रिलेटेड। तो आपको पता है इससे पहले हम 5 से 6 वीडियो हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं किए हैं वो क्वेश्चन सारे, उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ बात करते हैं मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस की, और वो सारे उन सबको प्रैक्टिस करते हैं और उनका डिटेल में एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। तो उसी तरीके से आज भी हम इस वीडियो में उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चन भी करते जाएंगे, और उन ऑप्शंस में के अंदर क्या पूछा गया, क्या बोला गया, उन सबको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम जो डिस्कस करने वाले हैं आज में, तो सबसे पहले तो हम इसमें डिस्कस करेंगे इंजरी के प्रोफाइल्स और किस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, और फर्स्ट एड क्या रहेगा उसके पॉसिबल, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या क्या रहेंगे, वो सब हम आज इसके इसमें देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का हम ये वीडियो सी यू टी जी के लिए, जो कि है स्पोर्ट्स इंजरीज और फर्स्ट एड के ऊपर। ओके, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है इसमें, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स एन ओवर यूज इंजरी। इनमें से कौन सा एक है जो ओवर यूज इंजरी को बताता है? एन एक्यूट इंजरी ऑफ सडन ऑनसेट रिक्वायरिंग इमीडिएट मेडिकल अटेंशन, अ लॉन्ग स्टैंडिंग रिकरेंट इंजरी नेवर it initiated by a single macro trauma, damage to muscles and ligaments resulting from a hard fall, या a partial dislocation where joint surfaces lose normal alignment। तो आपको बताना है इन चारों में से क्या होगा। तो इन चारों में से जो होगा हमारा ऑप्शन बी, हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है इन चारों में। लॉन्ग स्टैंडिंग रिकरेंट इंजरी नेवर इनिशिएटेड बाय ए सिंगल मैक्रो ट्रॉमा, मतलब बहुत लंबे समय तक जो चले आ रहा है और बार बार उस पे हो रहा है, तो उसको बोलते हैं ओवर यूज इंजरी। दो तरह के इंजरी है हमारे यहाँ पे, एक ट्रोमेटिक है, एक ओवर यूज है। ठीक है, तो हमारा जो ट्रोमेटिक जो होता है उसको एक्यूट बोलते हैं। एक्यूट मतलब जो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, और क्रोनिक जो मतलब बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा है, जिसको बोलते हैं ओवर यूज इंजरी भी बोलते हैं। तो ऑनसेट में क्या है यहाँ पे, इसका अगर ऑनसेट की बात करें कैसे होता है, तो ये सडन है या फिर कोई मैक्रो ट्रॉमा या सडन इंजरी से होती है। और पर ये जो हमारा ओवर यूज है ये ग्रेजुअल है और रिपीटेटिव होती है, बार बार होता रहता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एंकल ट्विस्ट जो होता है आपका। सिविरिटी क्या है इसका? इमीडिएट मेडिकल अटेंशन यूजुअली नीडेड। इसका क्या है? लॉन्ग स्टैंडिंग रिकरेंट कंडीशंस, ये इसकी सिविरिटी रहती है, लंबे समय तक वो टिका रहता है। इसके एग्जांपल्स हैं जो ट्रोमेटिक के, स्प्रेन्स हो गया, स्ट्रेन्स हो गए, कॉन्ट्यूजन्स, फ्रैक्चर्स, ये सारे एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स इसके हैं टेंडनाइटिस, साइनोवाइटिस, बुर्सिटिस, ये सारी चीजें इसके ओवरयूज में आती हैं। तो ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पे। यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, पहले मैं इसको बता देता हूँ। तो पहला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? अ प्लेयर स्लाइड्स ऑन ए रफ सरफेस causing the upper layer of the epidermis to rub away। ठीक है, अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस क्या हुआ? रब हो गया। व्हाट इज दिस सॉफ्ट टिश्यू इंजरी कॉल्ड? सॉफ्ट टिश्यू इंजरी जो ये हुआ, जो ऊपर का जो लेयर चला गया, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्यूजन, स्प्रेन, एब्रेजन या स्ट्रेन। ठीक है, स्प्रेन और स्ट्रेन ये दो अलग चीज हैं, ये लिगामेंट और टेंडन से रिलेटेड है। लेकिन कॉन्ट्यूजन और एब्रेशन से हमारा आंसर होना चाहिए, तो इसमें जो आंसर करेक्ट जो हमारा है वो है ऑप्शन सी, एब्रेशन। ठीक है, तो अब देख लेते हैं थोड़ा इसका डिटेल में एनालिसिस देख लेते हैं इसके अंदर क्या बोल रहा है। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी जो होती है जितने भी हमारी, वो क्या होता है? एब्रेशन जो होता है क्या होता है? देखो जितने भी ये सारी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी की बात की गई है यहाँ पे। ठीक है, तो एब्रेशन क्या होता है? सरफेस फ्रिक्शन या टफ बर्न्स होता है, अपर एपिडर्मिस रब्स अवे ड्यू टू मूविंग कॉन्टैक्ट विद रफ सर्फेसेस। तो इसमें इस क्वेश्चन में जो पूछा गया था उसके डिमांड के हिसाब से ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, और इनमें इसमें यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। देन कॉन्ट्यूजन, ब्लंट इम्पैक्ट, ब्लड पुलिंग एंड डिसकलरेशन विदाउट ब्रेकिंग द स्किन। यहाँ पे क्या होगा? देखो, कोई ऐसा लगेगा कि कुछ हैवी चोट लगा है, और कोई क्या होता है जो काला पड़ जाता है ना कभी कभी, उस चीज की बात करिए, उसमें कोई कटने और उसमें की आवाज बात नहीं होती इसमें। ठीक है, वहीं स्ट्रेन और स्प्रेन मैंने बताया, स्ट्रेन हमेशा मसल टू बोन जो लिगामेंट, सॉरी टेंडन जो होता है उसकी इंजरी की बात करता है स्ट्रेन, और स्प्रेन जो बात करता है वो हमारा लिगामेंट की बात करता है, जो एक बोन से बोन जोड़ता है। तो इसको आप याद करने के बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं ना स्ट्रेन और स्प्रेन में। तो इसको आप कैसे याद कर सकते हैं इजीली? स्ट्रेन, यहाँ पे एक ट्रिक दिया हुआ, स्ट्रेन यानी स्ट्रेन में टी आता है, तो टी से टेंडन आप याद रख सकते हैं, और स्प्रेन उसका टेंडन के अलावा जो बच गया वो लिगामेंट है। तो स्प्रेन के अंदर टी नहीं आता, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं ये क्या है? हमारा लिगामेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं लिगामेंट, और लिगामेंट किसमें? स्प्रेन में होता है, और स्ट्रेन में क्या होता है? टेंडन इंजर्ड होता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इस ट्रिक से। देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
कि विच टाइप ऑफ फ्रैक्चर ऑकर्स व्हेन ब्रोकन एंड्स ऑफ द बोन आर जैम्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ इंजरी। तो इनमें से बताना है आपको किस तरीके का ये क्या इंजरी है और किस तरह का ये फ्रैक्चर है। आपको बताना है कि कौन से टाइप का फ्रैक्चर है इसमें बताना है। तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, स्ट्रेस फ्रैक्चर या कम्युनिटेड फ्रैक्चर। तो ये जिस तरीके की बात यहाँ पे कर रहा है कि जैम टुगेदर बाय कोई फोर्स ऑफ इंजरी से होता है तो उसको बोलते हैं हम इम्पैक्टेड इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। उसको क्या बोलते हैं? इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। अब देखते हैं इम्पैक्टेड फ्रैक्चर और ये इम्पैक्टेड फ्रैक्चर ये सब क्या होता है, इस पे देखते हैं। थोड़ा मैं इसको मिटा देता हूँ। यस। तो यहाँ पे जो इम्पैक्टेड फ्रैक्चर की बात कर रहा है उसमें क्या होता है? एंड्स आर ड्राइवन इनटू ईच अदर बाय हैवी फोर्स। मतलब जो इसके एंड होते हैं वो क्या होते हैं? हैवी फोर्स के द्वारा टूट जाते हैं। वो इम्पैक्टेड फ्रैक्चर जो इस क्वेश्चन में डिमांड किया था उसके हिसाब से इम्पैक्टेड फ्रैक्चर ये होता है। देन ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर होता है, ये बेसिकली बच्चों में होता है ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर। ठीक है। जिनके जो 12 साल से कम के रहते हैं, इसमें कहते हैं ब्रोन, जैसे कि अगर आप एक सूखी डाली को देखें किसी पेड़ के, वो आप तोड़ेंगे तो वो जैसे सूखी लकड़ी टूट जाती है वैसे नहीं टूटेगा। लेकिन ये ग्रीन वाली जो रहती है, जो कच्ची रहती है, वो क्या होता है? वो इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। ठीक है ना? वो उसमें क्या होगा, तोड़ने की कोशिश करोगे उसमें बैंड्स पड़ जाएंगे। तो उसी तरीके से इसका नाम इसलिए ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर रखा गया। तो ये बच्चों में होता है 12 साल से कम में। ठीक है, उनकी जिनकी बोन्स फ्लेक्सिबल होती है। और उसके बाद आता है स्ट्रेस फ्रैक्चर, जो कि ओवर यूज से होता है। अ थिन क्रैक डेवलपिंग फ्रॉम रिपीटेटिव फोर्स। एग्जांपल बास्केटबॉल, लॉन्ग रेसेस, ये सब इस वजह से, रिपीटेड स्ट्रेस की वजह से, ओवर यूज की वजह से स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देन उसके बाद चलते हैं हम व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 4 में, व्हाट इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सबलक्सेशन। सबलक्सेशन का एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सबलक्सेशन क्या होता है? अ कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोन्स रिजल्टिंग इन टोटल लॉस ऑफ जॉइंट फंक्शन, या अ ब्रेक at a right angle to the long plane of the bone, या a partial dislocation where joint surfaces are still partially in contact, या an involuntary muscle contraction due to sudden movement। तो आपको बताना है इसमें क्या होगा। तो इसका जो आंसर है वो है पार्शियल डिस्लोकेशन। जहां पे भी पार्शियल डिस्लोकेशन होता है, जहां पे जॉइंट सर्फेसेस जो होता है वो मतलब अभी भी जॉइंट के जो सर्फेस है वो पार्शियली कांटेक्ट में है, लेकिन पार्शियल डिस्लोकेशन होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? सबलक्सेशन। वो एक सबलक्सेशन का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये नॉर्म बोन का क्या है? नॉर्मल अलाइनमेंट है, आराम से जुड़ा हुआ है। लेकिन सबलक्सेशन में देखिए हल्का सा बाहर आ रखा है, हल्का सा। ग्रीन मतलब पूरा अंदर फिटेड है, सही है, लेकिन हल्का सा यहाँ पे बाहर आ रखा है। क्या? जॉइंट partially dislocated surface still partially touch may still have limited और painful function often temporary। लेकिन लक्सेशन देखिए, इसका ऑपोजिट लक्सेशन या डिसलोकेशन जिसको बोलते हैं, इसमें कंप्लीट बोन क्या है? देखो ये बाहर आ गया है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से बाहर आ गया है, शोल्डर जॉइंट दिखाया शायद ये। तो इससे कंप्लीट देखिए बाहर आ गया है ना, यहाँ पे देख रहे हैं कंप्लीट बाहर आ गया। तो उसको बोलते हैं लक्सेशन। सब लक्सेशन मतलब पार्शियली, लक्सेशन मतलब कंप्लीटली बाहर आ गया था। इससे आप याद रख सकते हैं। देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंडीशन इज मेडिकल इमरजेंसी कैरेक्टराइज्ड बाय अ कोर टेम्परेचर अबव 104 डिग्री। कितना बोल रहा है? 104 डिग्री से ऊपर बोल रहा है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर। एंड लैक ऑफ स्वेटिंग। इनमें से बताना है आपको क्या? हीट एक्सर्शन, हीट स्ट्रोक, फ्रॉस्ट बाइट, हाइपोथर्मिया। तो इसका आंसर हमेशा हीट स्ट्रोक होगा, जहां पे 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर चले जाता है। देन इसी के अंदर एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्या बोल रहा है कि विच इंजरी इज कॉज्ड बाय प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू कोल्ड वेट कंडीशंस, टर्निंग फीट नम एंड ब्लू विदाउट फ्रीजिंग। फ्रीज नहीं होगा, लेकिन क्या नम हो जाएगा और वेट हो जाएगा और ब्लूइश पड़ जाएगा। तो ए है ट्रेंच फुट, बी फ्रॉस्टबाइट, सी इम्प्रेजन फुट, या डी चाइल्ड ब्लेंस। तो इसका जो आंसर है वो है ट्रेंच फुट। ट्रेंच फुट के अंदर ये सारी चीज होती है कि जहाँ पे प्रोलॉन्ग एक्सपोजर अगर कोल्ड पे होता है तो क्या होता है? जो फीट है वो नम पड़ जाता है और ब्लू पड़ जाता है। तो इसका आंसर जो है ए क्या है? इसका आंसर है ट्रेंच फुट, इसका आंसर है। देन देख लेते हैं हीट स्ट्रोक में और फ्रॉस्ट बाइट, ट्रेंच फुट, ये सब क्या होता है तो थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो हीट स्ट्रोक में जो टेम्परेचर होता है वो मोर देन 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या सेल्सियस में देखें तो 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बॉडी बॉडी फेल्स टू रेगुलेट। ठीक है। की सिम्टम्स के कंफ्यूजन, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड स्वेटिंग की कमी हो जाती है। कई बार हीट स्ट्रोक में बोलता है लैक ऑफ स्वेटिंग, तो बच्चे इजीली स्किप कर देते हैं, लेकिन हीट स्ट्रोक में हमेशा याद रखिएगा स्वेटिंग की यहाँ पे कमी होती है। ठीक है। और फ्रॉस्ट बाइट और ट्रांसपोर्ट में देखते हैं, फ्रॉस्ट बाइट क्या है? टिश्यू जो है वो फिजिकली फ्रीज हो जाती है। यहाँ पे फिंगर टोज वहाँ क्या होते हैं, उसकी टिश्यू जो है फ्रीज हो जाती है। और कुछ सीवियर केसेस में क्या होता है? गैंग्रीन भी होने लग जाता है।
ठीक है। देन ट्रेंच फूड क्या है? टिश्यू डज नॉट फ्रीज, यहाँ पे फ्रीज नहीं होता, लेकिन नमनेस आ जाती है उसके अंदर, और जो स्वेलन हो जाती है, वो जो हमारा फीट है वो स्वेल हो जाता है, और ब्लूइश कलर पड़ने लग जाता है उसमें, ट्रेंच फूड। ठीक है, तो ये डिफरेंस था दोनों में। देन चलते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या बोल रहा है? बोल रहा है व्हाट इज डिलेड ऑनसेट ऑफ मसल फटीग, जिसको डॉम्स भी बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? जिसको डॉम्स भी बोलते हैं, डिलेड ऑनसेट ऑफ मसल सोरनेस। ठीक है, तो क्या है? इमीडिएट मसल टियरिंग ड्यूरिंग हैवी लिफ्ट, नहीं, ये नहीं हो सकता। मसल पेन एंड स्टिफनेस दैट ऑकर्स आवर्स टू डेज आफ्टर एक्सरसाइज ड्यू टू आफ्टर एक्सरसाइज। ठीक है, ये जो आफ्टर एक्सरसाइज बोला ना, ड्यू टू माइक्रो ट्रॉमा, ये जो आफ्टर एक्सरसाइज बोला है, यही इसका आंसर है, बी। क्योंकि डॉम जो होता है ना, डिलेड ऑनसेट, मतलब जब आप कर रहे होंगे तब आपको नहीं पता चलेगा। डिलेड ऑनसेट इसलिए बोला है क्योंकि आपके एक्सरसाइज के बाद आता है, डिले होके आता है, इसलिए। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन बी। अब इसको देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में, क्या है कि लैक ऑफ प्रिपरेशन या टाइम लाइन ऑफ इंजरी क्या है? इमीडिएट और ड्यूरिंग एक्टिविटी। तो क्या होगा? जो इमीडिएट आएगा या एक्टिविटी के दौरान आएगा, उसको बोलते हैं ज्यादातर वो क्रैम्प्स होते हैं। ठीक है, या स्ट्रेन और स्प्रेन हो सकते हैं। क्रैम्प क्या है? इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शंस फ्रॉम पुअर वार्म अप और डिहाइड्रेशन की वजह से क्रैम्प पड़ सकता है मसल के अंदर। स्ट्रेन स्प्रेन क्या है? टियरिंग्स, कोल्ड, इनफ्लेक्सिबल टिश्यूज, ये सारी चीजें। देन डॉम्स क्या है? जो आवर्स टू डेज मतलब कुछ घंटों से कुछ दिन के बाद जो आएगा, वो है मसल स्टिफनेस एंड पेन कॉज्ड बाय माइक्रो ट्रॉमा ड्यू टू लैक ऑफ कूल डाउन। अब कूल डाउन ढंग से नहीं करेंगे तो ये चीज तब होता है। देन क्रॉनिक और एक्यूमुलेटिव क्या होता है? जिसमें शिन स्प्लिंट्स होते हैं, यानी शिन पेन जिसको बोलते हैं। आपका जो टिबिया वाला साइड जो बोन रहेगा, वहां पे बहुत ज्यादा पेन करेगा, अच्छा कंडीशनिंग होने नहीं होने की वजह से ही होता है। या कोई आप ऐसा फुटवेयर पहन रहे हैं, या फिर कोई सडन एक्टिविटी कर रहे हैं जो स्पाइक्स लगाकर, उस कंडीशन में ये सारी चीजें होती हैं। स्ट्रेस फ्रैक्चर्स ज्यादातर इसके रीजन हो सकते हैं, होते हैं इसकी वजह से। देन उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, इन द स्पोर्ट्स इंजरी असेसमेंट प्रोटोकॉल, टोटाप्स, TOTAPS की बात कर रहा है, व्हाट डू द टू टी स्टैंड फॉर? इन दोनों में, दोनों टी जो है वो किस 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 लिए स्टैंड करता है, वो हमको बताना है यहाँ पे। तो पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। तो एक टी से, ए ऑप्शन है ट्रॉमा या ट्रीटमेंट। ठीक है, बी बोल रहा है टॉक या टच, टाइम बोल रहा है, सॉरी, सी बोल रहा है टाइम या टेम्परेचर, या डी बोल रहा है ट्विस्ट या टर्न। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, टॉक या टच। जो टोटाप्स में जो टी होता है, वो दोनों टी का, पहला टी का मतलब होता है टॉक और दूसरे टी का मतलब होता है टच। अब इसका देख लेते हैं ध्यान से, पूरा टोटाप्स का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, टोटाप्स इस तरीके से काम करता है, ये एक एक्रोनिम है, ठीक है, जो कि प्रोटोकॉल डिकोडर है। यानी कि किस तरीके से हमें फॉलो करना होता है, जैसे कि राइस फॉलो करते हैं या प्राइस फॉलो करते हैं, उस तरीके से टोटाप्स भी होता है। तो टोटाप्स में क्या होता है? सबसे पहले टॉक, ठीक है। और राइस और प्राइस का जो क्वेश्चन जो पूछे हैं बहुत पुराना हो गया है। तो आपका जो इस बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो टोटाप से पूछ सकता है। तो फिर ओ से क्या हो गया? ऑब्जर्व, यानी कि आपको देखना है स्वेलिंग तो नहीं है, डिफॉर्मिटी की वजह से तो नहीं है। फिर उसके अलग जो तीसरा टी है वो टच। देखने के बाद आप क्या करेंगे? जेंटली फील करेंगे या पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो टच करके पता चलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद ए से मतलब है एक्टिव मूवमेंट, कैन दे मूव इट, क्या आप मूव कर सकते हैं, ऐसे पूछना है। ये जो इंजर्ड पर्सन है उसके लिए, उसको आपको पूछना है ये सारी चीजें। देन पी से है पैसिव मूवमेंट, क्या कैन यू मूव इट फॉर देम, मतलब आप उनको हेल्प कर सकते हैं मूव कराने में। और सबसे लास्ट में आता है स्किल टेस्ट, कैन दे बियर वेट और प्ले। लास्ट में आता है स्किल टेस्ट, मतलब क्या वो वेट को बियर कर पाएंगे या क्या वो खेलने के दोबारा लायक है। तो ये प्रोटाप्स में बताता है। देन राइसर है एक, द मैनेजमेंट स्टैंडर्ड, आर से रेस्ट, आई से मतलब RIC से तो सेम ही होगा। जो आखिरी का आर है, ये जो अपडेटेड है, राइसर, जो पहले राइस होता था अब राइसर लग गया, जो लास्ट वाले आर से है। अगर इसके बाद भी सही से नहीं होता है तो लास्ट वाले आर से है रेफरल। तो रेफरल देखना है आपको। उसके बाद माइस, MIC की बात करता है, तो पहले एम से है मोबिलाइजेशन, आई से है आइस, सी से कंप्रेशन और ई से एलिवेशन। ये आपको याद रखना है। इस तरीके से ऐसे ऐसे अलग अलग क्या है, एक्रोनिम्स है, वो आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चलते हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एड प्रिंसिपल्स, अप्लाइंग प्रॉपर फर्स्ट एड टू स्टॉप सीवियर ब्लीडिंग प्राइमरीली सर्व्स विच ओवर आर्चिंग ऑब्जेक्टिव। आपको बताना है सीवियर ब्लीडिंग की कंडीशन में क्या होता है। प्रोवाइडिंग कंफर्ट, प्रमोटिंग रिकवरी, प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशंस, या बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशंस। अब इसको थोड़ा देख लेते हैं, इसमें क्या डिटेल में क्या बोल रहा है यहाँ पे, थोड़ा देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे जो बोल रहा है
यहाँ पे जो बोल रहा है, 4 पिलर है फर्स्ट एड के। सबसे पहले है सेविंग लाइफ, सबसे पहला जो होना चाहिए गोल, लाइफ को सेव करना। द क्रिटिकल फर्स्ट रेस्पॉन्स इन इमरजेंसीज, कि सबसे लाइफ को सेव कैसे करेंगे, अगर आप वो अनकॉन्शियस है, नहीं सांस वांस कुछ नहीं आ रहा है, तो उसको सीपीआर देना पड़ेगा। ठीक है, सीपीआर। देन दूसरा है प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशन, स्टॉपिंग एग्जिस्टिंग कंडीशंस फ्रॉम रैपिडली वर्सनिंग। ब्लीडिंग हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसको सबसे पहले रोकना है आपको। जो बेसिक आप कर सकते हैं उसको रोक सकते हैं, और तुरंत सबसे पहला काम है आपको एम्बुलेंस को कॉल कर देना है। ठीक है। देन उसके बाद प्रमोटिंग रिकवरी, इंटरवेंशन दैट एड फास्टर हीलिंग। तो आपको रिकवरी के लिए जाना है, जैसे कि एग्जांपल आइस लगाना, टू स्प्रे रिड्यूसेस स्वेलिंग, ये सारे चीजें कर सकते हैं रिकवरी को बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए। देन लास्ट में है प्रोवाइडिंग कंफर्ट, यानी ऑफरिंग बेसिक केयर एंड रिएश्योरेंस टू ए सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस विक्टिम्स पेन एंड एक्यूट एंजाइटी। ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, इससे आप कंफर्ट दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जो सीवियर ब्लीडिंग के टाइम पे आप कर सकते हैं, तो वो है ऑप्शन सी, प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ने से रोकना है। देन क्वेश्चन नंबर 10 हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या बोला है, व्हाट इज द इमीडिएट फर्स्ट एड प्रायोरिटी फॉर ए डीप कट विद सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग। अगर डीप कट है और सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई एन एंटीसेप्टिक, अप्लाई एन एंटीसेप्टिक डायरेक्टली इनटू द वुंड, या अप्लाई प्रेशर विद अ क्लीन क्लॉथ एंड रेज द एरिया अबव हार्ट लेवल, या क्लीन द इनसाइड ऑफ द वुंड थोरोली विद वाटर, या लीव इट ओपन टू द एयर टू क्लॉट नेचुरली। तो इसका जो आंसर है वो हमारा है, और वो है हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अप्लाई प्रेशर विद अ क्लीन क्लॉथ एंड रेज द एरिया अबव द हार्ट लेवल, ये इसका आंसर है। अब देखते हैं डीप कट मैनेजमेंट का, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं क्या चीज है। तो सबसे पहले स्टेप वन क्या है, अगर कभी भी डीप कट हो जाता है, अगर ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको प्रेशर लगाना है और एलिवेट करके रखना है हार्ट लेवल से ऊपर। ठीक है, इससे कि ब्लड का जो फ्लो है वो रुक जाएगा, इतना ज्यादा नहीं होगा। फिर उसके बाद ब्लड रुकने के बाद आपको क्या करना है, जहां जहां भी ब्लीडिंग है उसको क्लीन करना है। ठीक है, नेवर अटेम्प्ट टू वॉश इनसाइड अ डीप एक्टिवली ब्लीडिंग कट, मतलब जो बहुत ज्यादा डीप कट गया वहां से आपको वॉश करने की जरूरत नहीं है, आपको ऊपर ऊपर से आपको बस क्लीन करना है। उसके बाद जितना जल्दी हो सके उसको हॉस्पिटल ले जाना है। लास्ट में वही चीज बोला है, सीक मेडिकल अटेंशन, जितनी जल्दी हो सके उसको हॉस्पिटल ले जाना है, ताकि एक्सपर्ट्स उसके लिए नेसेसरी स्टेप्स लेंगे आगे की। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 में, वन अप्लाइंग आइस एज अ पार्ट ऑफ द राइस मेथड, व्हाट इज द रिकमेंडेड टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप मार्क कर लीजिए। टाइम फ्रेम क्या है, 5 मिनट्स एवरी 4 आवर्स, 15 to 20 मिनट्स एवरी 1 to 2 आवर्स, और कंटिन्यूसली फॉर द 24, ये तो बिल्कुल नहीं है, ये इसको काट दीजिए, ये बिल्कुल नहीं है। देन 30 to 40 मिनट्स ट्वाइस अ डे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 15 to 20 मिनट्स एवरी 1 to 2 आवर्स में। ठीक है, अब देखते हैं राइस, राइस को मैं दोबारा नहीं बताऊंगा क्योंकि राइस को मैं पीछे समझा चुका हूँ, वही सेम चीज यहाँ पे बोला गया। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं, द थॉमस प्लिंट, बहुत ही ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फर्स्ट एड एंड इंजरी मैनेजमेंट से। तो क्या है, क्या बोला है, थॉमस प्लिंट जो है, थॉमस प्लिंट इंट्रोड्यूस बाय डॉक्टर हुक ओवन थॉमस, इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर फ्रैक्चर्स ऑफ विच बोन। ठीक है, थॉमस प्लिंट जो था वो प्राइमरीली किस बोन के लिए यूज किया जाता है, फ्रैक्चर जो था वो किस बोन के लिए यूज किया जाता था, तो ह्यूमरस, टिबिया, फीमर या रेडियस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फीमर, यानी कि थाई बोन पे। तो थॉमस प्लिंट अपैरेटस क्या होता था, इसके लिए देखते थे हिस्टोरिकल, थोड़ा देख लेते हैं। डिजाइन्ड बाय डॉक्टर हु ओवन थॉमस, ये याद रखना है आपको, डॉक्टर हु ओवन थॉमस ने डिजाइन किया था इसको। गेंड मैसिव फेम ड्यूरिंग वर्ल्ड वार, सॉरी वर्ल्ड वार फर्स्ट, बाय ड्रास्टिकली रिड्यूसिंग मोर्टेलिटी रेट्स फ्रॉम फीमर फ्रैक्चर्स ऑन द बैटलफील्ड। ठीक है, वर्ल्ड वार 1 के टाइम पे बनाया गया था, और फीमर फ्रैक्चर से बहुत ज्यादा इसमें हेल्प मिला था, किससे, थॉमस प्लिंट से। ये जो अपैरेटस था, ये देखिए, देख सकते हैं आप, ये किस तरीके का अपैरेटस है, किस तरीके से ये स्टेबल रखता है फीमर बोन को। देन प्राइमरी एप्लीकेशन क्या था, स्टेबिलाईजेशन प्रोवाइड करता है फेमोरल शाफ्ट को, जो बोन का है, जो बोन उसका बोन का जो शाफ्ट है उसको क्या होता है, स्टेबिलाईजेशन प्रोवाइड करता है। और मैकेनिकल फंक्शन क्या है, स्लिड ओवर द लिम्ब अगेंस्ट द स्चियल ट्यूबरोसिटी, जो पेल्विक बोन है। कॉर्ड्स पुल द लिम्ब डाउनवर्ड अगेंस्ट द रिंग्स रेजिस्टेंस, दिस ट्रैक्शन रिड्यूसेस द फ्रैक्चर गैप एंड स्टॉप सीवियर मसल स्पैजम्स। ये देखो, ये जो घंटी लटक रही है, ये क्या करता था, इसको नीचे लटका के रखता था और फोल्ड होने नहीं देता था, जिसकी वजह से जो फ्रैक्चर का जो गैप है उसको वो ज्यादा बढ़ता नहीं था, रिड्यूस होकर रहता था। ठीक है, इस तरीके से ये था। आई होप समझ में आ गया होगा। देन क्वेश्चन नंबर 13, आफ्टर सिक्योरिंग अ लिम्ब इन अ स्प्लिंट, व्हाट इज द मोस्ट क्रिटिकल फाइनल स्टेप। लिम्ब एक स्प्लिंट में करने के बाद, सिक्योर करने के बाद सबसे मोस्ट क्रिटिकल और फाइनल स्टेप क्या है, applying a heat pack to the joints, forcing the limb back into a normal anatomical position, reassessing the distal
pulse sensation and capillary refill, having the patient test the limbs weight bearing capacity। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रीअसेसिंग द डिस्टल पल्स सेंसेशन एंड कैपिलरी रिफिल। तो देख लेते हैं सेफ स्प्लिंट एप्लीकेशन चेकलिस्ट में क्या क्या चीजें होती है। तो सबसे पहला जो है हमारा एसेस इनिशियल स्टेट होता है, चेक पल्स एंड सेंसरी फंक्शन डिस्टल द इंजरी बिफोर ट्रीटिंग। ठीक है, पहले पल्स और ये सब चेक कर लेना है ट्रीट करने से पहले। देन पोजीशन और पैड देख लेना है आपको कि अलाइन जेंटली, डू नॉट फोर्स इनटू स्मॉल नॉर्मल पोजीशंस, एंश्योर द स्प्लिंट इज वेल पैडेड टू प्रिवेंट प्रेशर सोर्स। मतलब देखना है आपको कि सही पोजीशन, जबरदस्ती आपको उसमें नहीं सही पोजीशन में आने की कोशिश नहीं करना है। देन स्प्लिंट को सिक्योर करना है, फास्टन बैंडेजेस अबव एंड बिलो द जॉइंट, कीप इट स्नग बट नॉट टाइट। ठीक है, आपको ढीला ढाला रखना है, उतना ज्यादा टाइट भी नहीं रखना है। फिर उसके बाद रीअसेस करना है कि चेक डिस्टल सर्कुलेशन सेंसेशन एंड कैपिलरी रिफिल अगेन, यू मस्ट कंफर्म द स्प्लिंट हैज नॉट एक्सीडेंटली कंप्रेस्ड वाइटल ब्लड वेसल्स और नर्व्स। मतलब आपको देखना है कि कोई ऐसा जरूरी ब्लड वेसल या नर्व तो दब नहीं रहा उसके अंदर, तो रीअसेस करना है, आपको चेक करना है दोबारा से। तो ये है इसका जो एक लिम्ब का अगर स्प्लिंट हो जाएगा तो क्या आपका मोस्ट क्रिटिकल फाइनल स्टेप क्या रहेगा, रीअसेसिंग द डिस्टल पल्स सेंसेशन एंड कैपिलरी, क्योंकि ये आखिरी वाला है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज द करेक्ट रेट एंड डेप्थ फॉर सीपीआर चेस्ट कंप्रेशंस ऑन एन अडल्ट। करेक्ट करेक्ट कंप्रेशंस क्या देना चाहिए, कितने डेप्थ तक देना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो करेक्ट जो देना चाहिए वो हमारा 100 टू 120 कंप्रेशंस पर मिनट एट लीस्ट 2 इंचेस डीप। और मैं आपको बता दूं ये अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग ये चेंज रहता है। ठीक है, 1.5 रहता है इन्फेंट के लिए, ठीक है, 1.5 रहता है इन्फेंट्स के लिए, ये आप लिख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा। देन सीपीआर एग्जीक्यूशन मैट्रिक्स क्या है, अब बताते हैं। सबसे पहले प्री चेक करना है, देखना है, लिसन है, फील करना है, अगर नहीं आ रहा सांस उसके बाद आपको कंप्रेशन देना है। प्लेसमेंट, हील ऑफ द हैंड, जो पाम का आपका जो एंड वाला पार्ट है उसको आपको चेस्ट पे रखना है, और 100 टू 120 कंप्रेशन चेस्ट कंप्रेशन देने हैं, और डेप्थ होना चाहिए आपका 2 इंचेस। फिर उसका रेशियो क्या है 30:2, यानी कि परफॉर्म 30 रैपिड कंप्रेशन फॉलोड बाय 2 रेस्क्यू ब्रेथ। 2 रेस्क्यू ब्रेथ दिए उसके बाद 30 चेस्ट कंप्रेशन देना है। ठीक है, टिल्ट हेड बैक, लिफ्ट चिन, पिंच नोज, नोज को पिंच करना है ताकि कोई ब्लड होगा तो बाहर आ जाएगा, और चिन को लिफ्ट करना है ताकि अगर एयर ब्लॉकेज होगा तो वो क्लियर हो जाएगा, और हेड को बैक करना ही पड़ेगा ताकि अगर कोई उसमें भी कोई ब्लॉकेज है तो वो क्लियर हो जाएगा वहां से। तो ये था हमारा इस नंबर इसमें सीपीआर में। देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट। अगर मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर देखते हैं। बोल रहा है व्हेन प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड इन अ ड्राउनिंग सिनेरियो, मतलब बेहोशी के हालत में जब आप फर्स्ट एड देते हैं, व्हाट इज द वेरी फर्स्ट स्टेप बिफोर अटेम्प्टिंग अ फिजिकल रेस्क्यू। सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन इमीडिएटली इन द वाटर, चेक द विक्टिम फॉर रेस्पॉन्सिवनेस, एंश्योर योर ओन सेफ्टी एंड असेस द सिचुएशन, या क्लियर द विक्टिम्स एयरवे। तो सबसे पहला जो इसका आंसर होना चाहिए, इसका आंसर है वो सी ऑप्शन, एंश्योर योर ओन सेफ्टी एंड असेस द सिचुएशन। आपको खुद का सेफ्टी देखना है और उसके बाद ही सिचुएशन को एसेस करना है। ऐसा नहीं कि उस जिस डेंजर की वजह से वो वहां पे ड्राउनिंग हुई पड़ा है कि आप भी उसमें शिकार हो जाए। तो इसलिए सबसे पहले क्या करना है, आपको सेफ्टी देखनी है, आसपास सही है कि नहीं, सिचुएशन सही है कि नहीं, उसके बाद जाके उसमें आपको दूसरे की हेल्प करनी है। सबसे पहले हमेशा यही बात याद रखना। तो यही बोला है, एंश्योर ओन सेफ्टी। फिर रिमूव एंड असेस, पुल विक्टिम फ्रॉम वाटर, वाटर से आपको दिखाना, वाटर के जो पानी के अंदर अगर वो डूब रहा है बेहोशी की हालत में रहा तो क्या कर रहा है। फिर उसके बाद रिकवरी पोजीशन देना है, ब्रीदिंग, प्लेस ऑन देयर साइड, दिस कीप द एयरवे ओपन, प्रिवेंट चोकिंग ऑन एक्सपेल्ड वॉमिट या वाटर। जो अगर वो ज्यादा बहुत ज्यादा पानी पानी पी लिया है तो उस चक्कर में अगर आप अगर बाहर आ सकता है वो पानी। देन उसके बाद एयरवे को, और सीप, अगर एयरवे को क्लियर करना है, अगर नहीं हो रहा तो एयरवे चालू नहीं हो रहा तो आपको क्या करना है, फॉलोड बाई सीपीआर, सीपीआर देना है। देन लास्ट में सबसे सीक मेडिकल अटेंशन। तो सबसे पहले तो अगर आपको जैसी सिचुएशन क्लियर हो जाए, पता चल जाए, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एम्बुलेंस को कॉल कर लेना वहाँ पे। ठीक है, ताकि एम्बुलेंस, जब तक आप ये सब सारे प्रोसीजर करेंगे एम्बुलेंस आ जाएगा, और लास्ट में आपका ये मेडिकल अटेंशन भी उसको मिल जाएगा, जो भी नेसेसरी स्टेप्स है वो प्रोफेशनल्स उसमें देख लेंगे। तो ये थे आज के हमारे कुछ 15 क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे ये 15 क्वेश्चन, और आपकी मुझे मेरे ख्याल से इससे आपकी एक बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी फर्स्ट एड और ये इंजरी में इंजरी मैनेजमेंट से रिलेटेड। और इसी तरीके के और भी वीडियो आपको देखने तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने में। और साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, आप बेल नोटिफिकेशन को दबा सकते हैं ताकि जब भी अगला वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। तो आई होप इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो रही होगी। और अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, मतलब इससे पहले 6 जो 7 जो जितने भी क्लासेस सीयूटी के आए हैं वो क्लासेस अगर नहीं देखे तो मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपके
प्लेलिस्ट का पूरा बॉक्स दे दूंगा, आप वहां से उसको क्लिक करके पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आप अटेंड कीजिएगा, एग्जाम में बहुत अच्छा आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, एंड ऑल द बेस्ट।